देखिए आपका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये फिजिक्स के आपके चैप्टर होते हैं। हालांकि इसके पार्ट आपके बायोलॉजी में भी आपको मिलेंगे, बायोलॉजी पर्पज से भी आपको इम्पोर्टेंस हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बायोलॉजी पर्पज के लिए भी ये आपको हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन आई का मैंने एक सिंपल सा फिगर मैंने बनाया। पहले आप जान लीजिए कि ह्यूमन आई जो होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में। ठीक है, ह्यूमन आई का शेप जो है स्फेरिकल होता है और अप्रॉक्स इसके जो डायमीटर होते हैं, इसके जो आपके डायमीटर होते हैं अप्रॉक्स 2.3 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स इसके डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए इसके कुछ पार्ट्स जरा समझिएगा। ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में अवेलेबल क्यों है? तो ह्यूमन आई में एक लेंस होता है बाबा, एक लेंस होता है जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ने के लिए कुछ मसल्स होते हैं जिसका नाम है सिलियरी मसल्स। अरे ऐसे ही लेंस थोड़ी ना खड़ा रहेगा, लेंस बीच में है तो लेंस ऐसे ही थोड़ी ना खड़ा रहेगा। तो लेंस को खड़ा करने के लिए कुछ मसल्स होते हैं, इन मसल्स को बोलते हैं बाबू सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब देखिए ये आपका कॉर्निया हुआ। कॉर्निया, कॉर्निया बोले तो पार्ट ऑफ ह्यूमन आई बाय व्हिच लाइट इंटर्स इन द आई, है ना। ह्यूमन आई का वह भाग जिससे लाइट इंटर करता है आंखों में, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, है ना। ये कॉर्निया हुआ, और ये कॉर्निया और लेंस के बीच आपका एक लिक्विड होता है। ठीक है, आपके कॉर्निया और लेंस के बीच एक लिक्विड होता है। ठीक है, उस लिक्विड का आपका नाम है, देखिए यहाँ पर एक लिक्विड होता है वाटर जैसा, एज लाइक वाटर, एज लाइक वाटर। यहाँ पर एक लिक्विड होता है और इस लिक्विड का नाम है आपका एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, है ना। द ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक लिक्विड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। और उसी तरह से यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है, ये आपके जो है यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है लेंस, और आपका ये है रेटिना। ये पार्ट जो है आपका रेटिना है बाबू। ये पार्ट जो है लेयर बाय लेयर होता है, इसमें भी आपका लेयर बाय लेयर होता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको लेयर बाय लेयर होता है, इस लेयर को बोलते हैं आपका रेटिना। रेटिना ऑल्सो कॉल्ड लाइट सेंसेटिव, लाइट सेंसेटिव स्क्रीन। रेटिना को हम लोग कहते हैं लाइट सेंसेटिव स्क्रीन। और ये लेंस और रेटिना, ठीक है, आपके लेंस और रेटिना के बीच एक लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड, है ना। लेंस और रेटिना के बीच एक लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड। इसको हम लोग बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो वाइट्रस ह्यूमर किसको बोले? द ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है ये। हाँ, ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक। जेली देखो ना आप लोग, तो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड वाइट्रस ह्यूमर। द वाटर लाइक लिक्विड बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब देखिएगा ये रेटिना, रेटिना पर आपको और भी बहुत सारे सेल होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कोई कहता है कि वहीं पर है, तुमको दिख नहीं रहा है। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि हमारे रेटिना पर एक पार्ट है जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, हमारे रेटिना पर एक पार्ट है जिसका नाम क्या है आपका? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट पर अगर इमेज बनते हैं तो वो आपको विजुअल नहीं होते हैं। और हमारा इमेज कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसका इमेज बनता है रेटिना पर अप्रोक्स 1/16 सेकंड तक। कितना देर तक इमेज बनता है? अप्रोक्स 1 सेकंड का 16वां भाग तक आपको इमेज बनता है। तब तो हम एक इमेज को देखते हैं, तुरंत दूसरे इमेज को देख लेते हैं। इधर हम अभी इधर देख रहे हैं, तुरंत इधर देख लिए। तो ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि इमेज टाइमिंग जो होता है आपके रेटिना पर बहुत कम होता है, तब एक इमेज से तुरंत दूसरे इमेज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 1/16 सेकंड तक बनता है। अब देखिए ब्लाइंड स्पॉट तो आप समझ गए। ब्लाइंड स्पॉट इज अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर इमेज इज नॉट नोन। अब चलिए ठीक है, ये तो समझ गए। अब आप इसको एक यहाँ पर इसको जो है ऑप्टिक नर्व बोलते हैं बाबू। एक ऑप्टिक नर्व होता है, जैसे आंखों ने केवल देखा, आपकी आंखों ने केवल देखा, लेकिन थिंकिंग करने का काम ये ब्रेन पर है। आंखों का काम देखना है, आंखों का काम देखना है, थिंकिंग का काम आपका ब्रेन का है। तो आंखों ने देखा, सोचा आपके ब्रेन ने, तो
ब्रेन तक पहुंचा कैसे वो मैसेज की आंखों ने क्या देखा? तो ब्रेन तक पहुंचने के लिए आपको एक पार्ट है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जहां पर ये इंड होता है वहीं पर एक छोटा सा पॉइंट होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है कि आपका देखा हुआ जो है चीज को सिग्नल भेजता है ब्रेन को, इसी से आपका अटैच होता है आपका ब्रेन। ये आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, इसी से आपका अटैच होता है आपका ब्रेन। तो ऑप्टिक नर्व इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई व्हिच सेंड्स द सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल कह सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन का सिग्नल भेजता है, आप यहां से बोलो हेलो हेलो हेलो, दिल्ली पहुंच गया, हेलो बॉम्बे कलकत्ता कनाडा रूस फ्रांस पहुंच गया। उसी तरह से आपने जो देखा उसका सिग्नल तुरंत भेजता है ब्रेन को बाई ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व बड़ा काम का चीज है बाबू। ऑप्टिक नर्व इज द लास्ट एंड ऑफ ह्यूमन आई व्हिच सेंड्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन अबाउट विजिट पार्ट। जो अब आंखों ने देखा उसका सिग्नल भेजा ब्रेन को, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व आप लोग समझ गए है ना। अब देखिएगा, हाँ एक चीज और इसमें देखिएगा, आपके देखते हैं उल्लू बहरा रात में आसानी से दिखता है, लेना हम लोग रात में ह्यूमन आसानी से नहीं देख सकता, लेकिन ऑल बहरा आसानी से देखता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे रेटिना पर आपके दो तरह के सेल हैं बाबू। हमारे रेटिना पर दो तरह के सेल हैं, ठीक है। एक का नाम है रॉड्स और एक का नाम है कोन्स, है ना। तो रेटिना है टू लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स। पहला का नाम है आपका रॉड्स। रॉड्स जो होता है वो डीम लाइट सेंसिटिव होता है, डीम लाइट सेंसिटिव। और जो आपके कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट सेंसिटिव, ठीक है। तो ये देखिए उल्लू का जो है रॉड्स बड़ा होता है, यानी डीम लाइट सेंसिटिव पार्ट उसका बड़ा होता है, इसलिए ऑल कैन सी इजिली एट नाइट। ऑल का जो है रॉड्स बड़ा होता है। रेटिना पर दो तरह का सेल है, रॉड्स और कॉन्स। तो ऑल का रॉड्स बड़ा होता है। तो रॉड्स बड़ा होने के कारण क्या होता है कि डीम लाइट सेंसिटिव ज्यादा है उसका आई, इसलिए वो ऑल आसानी से रात में देखता है। लेकिन हम लोग का रॉड्स छोटा है तो हम लोग नाइट टाइम में आसानी से देख नहीं सकते, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब जरा देखिएगा, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये सिलियरी मसल्स, ये आपका क्या हुआ, सिलियरी मसल्स क्या हुआ, द मसल्स बाय व्हिच लेंस इज हेल्ड इन द आई। वह मसल जिससे आपका लेंस जो है आंखों में पकड़ा हुआ है, रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स का देखिए बहुत बड़ा एक्शन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब आपने फील किया होगा, जब आप दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो तो मेरे आंखों को देखना, जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो क्या करते हो, आंख चीर सा लेते हो, या फिर ऊपर देखते हो तो भी आंख चीर सा लेते हो। चलो चश्मा निकाल देता हूं मैं, है ना। जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आंख चीर सा लेते हो ऐसे, ठीक है। या ऊपर देखते हो तो भी देखिए मैं ऊपर देख रहा हूं, आंख मेरा चिरा गया, ठीक है। तो फायदा क्या है, जब नजदीक वाले को देखोगे आंख लगता अपने आप थोड़ा सा झुक जाता है, नजरें थोड़ी नीचे हो जाती है। जब ऊपर देखते हो नजरें थोड़ी ऊपर हो जाती है, दूर वाले को देखते हो नजरें थोड़ी ऊपर हो जाती है, जब पास वाले को देखते हो तो नजरें थोड़े झुक जाते हैं, है ना। चश्मा लगा लेता हूं। तो क्या होता है, जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आंख चीरते हो। आंख चीरने से क्या होता है, आपका ये जो सिलियरी मसल से उस पर प्रेशर पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, आंख चीरने से, चलो मैं आपको अलग फिगर बनाता हूं, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। देखिए जब आप दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये आपका सिलियरी मसल्स हुआ, तो आप आंख को चीरते हो। आंख चीरने से क्या हुआ, लेंस जो है क्या होता है, आपका लेंस जो है टाइट होता है ना। लेंस जो है आपका टाइट होता है। आंख चीरोगे तो पहले सिलियरी मसल से एक्सपेंड करेगा। देखो आंख चीरोगे तो ये भी तो चिराएगा ना, आंख चीरोगे तो ये चिराएगा, तो ये आपका क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड होने से ये लेंस पर प्रेशर पड़ेगा। जब एक्सपेंड होगा तो आपके लेंस पर प्रेशर पड़ेगा और लेंस आपके थोड़े पतला हो जाएगा, लेंस आपका थोड़ा पतला और लंबा हो जाएगा। जब आप पास वाले को देखते हो नजरें झुका लेते हो, पास वाले को देखते हो नजरें, तो नजरें जब झुकाओगे तो आई प्रेशर देगा इस पर, सिलियरी मसल्स पर। आई आपका प्रेशर देगा सिलियरी मसल्स पर, तो आई क्या करेगा, जब सिलियरी मसल्स पर आपका प्रेशर देगा तो सिलियरी मसल्स आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, और इसके सिकुड़ने से लेंस आपका थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। रिपीट वन मोर टाइम।
जब आप दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो, ध्यान से सुनना, जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो आंख चीर सा लेते हो, मेरे आंखों को देखना, जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो आंख चीर लेते हो, चश्मा लगा लेता हूं, तो आंख जब चीरते हो तो आपका क्या होगा, सिलियरी मसल्स क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, आपका सिलियरी मसल्स फैलेगा। तो सिलियरी मसल्स के फैलने से क्या होगा, लेंस में टाइटनेस आएगी और लेंस आपका पतला हो जाएगा। उल्टा जब पास वाले को देखते हो तो नजरें झुका लेते हो, तो नजरों को जब झुकाओगे तो सिलियरी मसल्स क्या होगा, आपका सिलियरी मसल्स आपका सिकुड़ेगा, तो लेंस आपका मोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो, दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, कहां पर, रेटिना पर। इमेज तो आपका रेटिना पर बन रहा है। देखो फोकल लेंथ किसको बोले थे, रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर मिले, तो रिफ्रैक्शन के बाद आपको कहां पर मिल रहा है, रेटिना पर, तब तो इमेज बन रहा है रेटिना पर। देखो रेटिना जो है आपके यहाँ पर फोकस का काम कर रहा है, रेटिना इज लाइक फोकस। कैसे, क्योंकि जो आप देख रहे हो, जो आप देखते हो तो उसका इमेज बनता है रेटिना पर, यानी देख रहे हो तो लाइट आई, कहां पर इमेज बनी, तो रिफ्रैक्शन के बाद मिली फोकस पर, तो रेटिना जो है ना आपका एज फोकस है, रेटिना इज एट फोकस है। ठीक है, समझ आ रही है। हाँ, तो एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ बोले तो रेटिना पर, फोकल लेंथ फोकस कहां पर, रेटिना पे। एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ डिस्टेंट और नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ कहां पर है, रेटिना पर है, एट द रेटिना ऑफ डिस्टेंट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट बोले तो दूर वाला और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, चलो पूरा लिख देता हूं, डॉक्टर जैसा नहीं, पूरा लिख देता हूं। ठीक है, इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ में आ गई पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ गए पावर ऑफ एकोमोडेशन, कॉर्निया भी समझ गए। हाँ, अब देखिए आंखों का बाहरी वाला भाग मैं दिखा रहा हूं। आपके आंखों का बाहरी वाला भाग कुछ ऐसा होता है, बाहर वाला भाग ऐसा, आंखों का बाहरी वाला, यहाँ पे ये आपका आईलिड होता है। आईलिड बोले तो पलक, वो आपका बच्ची का नाम होता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। आईलिड, आईलिड बोले तो ये पलक आंखों का, देखो चश्मा खोल देता हूँ, आंखों का पलक देख रहे हो ना, इसको आईलिड बोलते हैं। चश्मा पहन लेता हूँ। ठीक है, और ये देखिए ये बीच में होता है, इसके बीच में एक छोटा सा पॉइंट होता है। मैं ब्लैक नहीं दिखाऊंगा, ब्लैक नहीं ना दिखेगा, चलो येलो दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका कहलाता है आइरिस, जो कि ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है। हमारे इंडियन वाले का ब्लैक कलर होता है, कुछ लोगों का ब्राउन कलर का भी होता है। ठीक है, और ये होता है बीच में जिसका नाम है पुपिल, है ना। आप अपनी आंखों में देखोगे, अपनी आंखों में तो देख नहीं सकते, दूसरे की आंखों में देखो, तो जब दूसरों की आंखों में देखोगे तो आप देखो एक ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा आपका वीडियो में, ब्लैक। मेरी आंखों को देखोगे, चलो मेरी आंखों को मत देखो, दूसरे की आंखों को देखो, तो दूसरे की आंखों को भी देखोगे तो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है ना, तो ये ब्लैक ब्लैक टाइप का जो दिख रहा है ये ब्लैक टाइप का होता है बाबू, देखिए, या ब्राउन टाइप का होता है कुछ कुछ लोगों का। तो ये ब्लैक टाइप का दिख रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, आइरिस। और ब्लैक के बीचों बीच में एक छोटा सा पॉइंट साइज का होता है, दैट इज कॉल्ड पुपिल। अरे वाह, पुपिल, पुपिल तो अंदर जाने का गेट है, लाइट को अंदर जाने का। कॉर्निया तो इसे एंटर कर दिया लाइट, लेकिन आंखों के अंदर लाइट जो एंट्री किया वो पुपिल से। कॉर्निया किसको बोले थे, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई बाय विच लाइट इंटर्स इन द आई। ठीक है, इट्स कॉल्ड कॉर्निया। लेकिन पुपिल क्या है, आंखों के अंदर जो है लाइट पूरी तरह से अंदर जाने के लिए जो पार्ट है वो आई आपका पुपिल है। ठीक है, अब देखिए पुपिल का फंक्शन। पुपिल का देखिए नेचर ने बड़ा ही आपको सोच समझ के बनाया है। नेचर आपके लिए बहुत कुछ कर चुका है, इसलिए आप भी नेचर के लिए करो, पेड़ों को बचाओ। ठीक है, हाँ,
तो ये क्या होता है, जब आप देखे होंगे बाबू, जब आप ब्राइट रूम से डार्क रूम में जाते हो, कहाँ जा रहे हो, ब्राइट रूम टू या कोई भी ब्राइट प्लेस टू डार्क प्लेस पर जाते हो आप, तो आपने फील किया होगा, जब आप ब्राइट प्लेस से आप डार्क प्लेस पे जाते हो तो आपने फील किया होगा, जब ब्राइट प्लेस से कहाँ जाते हो, डार्क प्लेस पे, तो आपको थोड़ी देर बाद विजुअलिटी होती है, क्लियरिटी विजुअलिटी जो है वो थोड़ी देर बाद होती है। देखिए क्या होता है, ये देखिए बड़ा ही कमाल का चीज है, ये पुपिल हमारा जो है ना बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट है। पुपिल हमारा जो है वो एक्सपैंड कर जाता है, बोले तो फैल जाता है इन ब्राइट प्लेस, एट ब्राइट प्लेस लिख देता हूं। और ये पुपिल जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बोले तो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है एट आपका डीम प्लेस, यानी ब्राइट प्लेस पे हो तो आपका ये सिकुड़ जाएगा पुपिल, और जब डार्क प्लेस पे हो तो आपका पुपिल जो है क्या हो जाता है, ब्राइट पुपिल एक्सपैंड हो जाता है। पुपिल यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिख दिया हूं मैं, यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा दिया है, पुपिल जो है थोड़ा गलती लिखा दिया यहाँ पर, पुपिल जो है आपका एक्सपैंड होता है डार्क प्लेस पर और पुपिल सिकुड़ जाता है ब्राइट प्लेस पर, थोड़ा सा गलती यहाँ पर लिखा दिया था, ठीक है। पुपिल जो है जब डार्क प्लेस पे हो तो वो आपका पुपिल फैल जाएगा, गेट बड़ा हो जाएगा, और जब ब्राइट प्लेस पे हो तो पुपिल आपका सिकुड़ जाएगा। अब कहो सर इससे क्या फायदा, अरे इसी से तो फायदा है यार, देखो फायदा और नुकसान मैं बता रहा हूँ। जैसे आप अभी हो, मान के चलो आप अभी डार्क प्लेस पे हो, चलो आप ब्राइट प्लेस पे हो, आप कहाँ हो, ब्राइट प्लेस पे, सडनली आप कहाँ इंटर किए, तो ब्राइट प्लेस में आपका पुपिल क्या था, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ा हुआ था। अरे भैया जब पुपिल सिकुड़ा हुआ था, आप अगर गए डार्क प्लेस में तो पुपिल फैलेगा, लेकिन धीरे धीरे ना, स्लोली ना, ऐसा थोड़ी ना है एकदम जैसे गेट खोलते हो तुरंत खुल जाता है, उस तरह से थोड़ी ना होता है। आप गेट जो है खोलते हो अपने रूम का तुरंत खुल जाता है, वो नहीं है गेट। यहाँ पर जो पुपिल एक्सपेंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है, उसको थोड़ा समय लग जाता है। तो जब ब्राइट प्लेस से गए डार्क प्लेस पे, तो यहाँ पर पुपिल आपका क्या था, सिकुड़ा हुआ था, लेकिन डार्क प्लेस पे गया तो वो फैलेगा स्लोली। तो पुपिल एक्सपैंड स्लोली इफ वी एंटर फ्रॉम ब्राइट प्लेस टू, जब ब्राइट प्लेस से डार्क प्लेस पे गए तब पुपिल आपका जो है क्या होता है, एक्सपैंड होता है स्लोली, देन वी सी क्लियरिटी आफ्टर सम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वी एंटर फ्रॉम ब्राइट प्लेस टू डार्क प्लेस देन वी सी क्लियरली आफ्टर सम टाइम, because if we enter from bright place to dark place then pupil expands slowly then we see clearly after some time। अब उल्टा डार्क प्लेस से आप जाओ ब्राइट प्लेस पर, डार्क प्लेस से आप जाओ कहां, ब्राइट प्लेस पर। तो डार्क प्लेस में आपका पुपिल फैला हुआ था, अब ब्राइट प्लेस पे गए तो आंखों में पेन, ये पीएन वाला नहीं, PAIN, पेन बोले तो दर्द आपको महसूस होगा जब आप डार्क प्लेस से ब्राइट प्लेस पे गए हो। डार्क प्लेस से जैसे ही ब्राइट प्लेस पे जाते हो बाबू, तो डार्क प्लेस में आपका क्या था, डार्क प्लेस में आपका जो पुपिल था वो आपका क्या था, फैला हुआ था। अब ब्राइट प्लेस पे गए तो भाई पुपिल सिकुड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे, तो शुरुआत में तो ज्यादा लाइट इंटर करेगा, तो ज्यादा लाइट इंटर करेगा तो आपकी आंखों में पेन होगी, दर्द होगी। तो इफ वी एंटर फ्रॉम डार्क प्लेस टू ब्राइट प्लेस then our eyes feel pain because if in bright place pupil क्या होगा, contract सिकुड़ेगा, after some time then we feel pain initially, शुरू में दर्द महसूस होगा। चलो ठीक है, ये सब समझ गए आप लोग, कॉर्निया है ना, आइरिस, ये सब समझ गए, पुपिल। हाँ तो पुपिल, हाँ एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पुपिल जो है ना, पुपिल का साइज किस पर डिपेंड किया, अमाउंट ऑफ लाइट पर। ज्यादा लाइट था तो आपका सिकुड़ गया, कम लाइट था तो फैल गया। तो साइज ऑफ पुपिल डिपेंड्स ऑन, साइज ऑफ पुपिल डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस। हाँ ब्राइटनेस के साथ साथ मूड पर भी, आपका मूड जब अच्छा रहता तो देखते हो आंख एकदम खुल जाता है। स्मेल पर अच्छा स्मेल आता है, आंख खुल जाता है,
स्मेल पर, टेस्ट पर, बड़ा अच्छा खाना खाते हो, चाउमीन खाते हो, है ना, बड़ा अच्छा है, आंख आपका क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो आपका साइज ऑफ पुपिल ब्राइटनेस पर तो डिपेंड किया है, और साथ ही साथ आपके मूड पर, मूड बड़ा अच्छा रहा ना तो आपका आंख जो है पुपिल फैल जाएगा। स्मेल पर भी डिपेंड करता है ना, टेस्ट पर भी। और ये आइरिस का साइज, तो साइज ऑफ आइरिस, साइज ऑफ आइरिस, कुछ लोग इरिस भी बोलते हैं, कुछ लोग इरिस बोलते हैं इसको, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पुपिल। आइरिस का साइज पुपिल पर डिपेंड करता है। पुपिल फैलेगा, आइरिस फैलेगा, पुपिल सिकुड़ेगा, आइरिस सिकुड़ेगा, पुपिल एक्सपेंड करेगा, आइरिस एक्सपेंड करेगा, पुपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो आइरिस भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो पुपिल का साइज आपका डिपेंड करता है ब्राइटनेस, स्मेल, मूड, टेस्ट पर, और साइज ऑफ आइरिस डिपेंड करता है आपका पुपिल पर। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सब आप लोग सीख लिए, है ना, कलर वगैरह के बारे में देख लिए, ऑप्टिक नर्व समझ लिए आप लोग। ठीक है, एक पार्ट है वो फोबिया, एक फोबिया होता है। देखिए फोबिया जो है क्या होता है कि एक येलो स्पॉट होता है रेटिना के सेंटर पर। रेटिना आप देख रहे हैं ना, रेटिना के सेंटर पर जो रेटिना है, रेटिना के सेंटर पर जो है आपका येलो स्पॉट होता है। रेटिना के सेंटर पर एक येलो, देखो येलो से मैंने दिखाया, येलो स्पॉट होता है रेटिना के सेंटर पर, दैट इज कॉल्ड फोबिया। फोबिया, रेटिना के सेंटर पर एक येलो स्पॉट होता है, दैट इज कॉल्ड फोबिया। ठीक है, समझ आ रही है आप लोग को फोबिया? रेटिना के सेंटर पर एक येलो स्पॉट होता है, दैट इज कॉल्ड फोबिया। पावर ऑफ अकोमोडेशन समझ गए, है ना। चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ आई, है ना, डिफेक्ट ऑफ आई, आंखों में दोष। ए भाई, आंख अगर अच्छी तरह ना देख पाए, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ आई। अगर आंखें जो है अच्छी तरह पहचान ना पाए, कलर को ना पहचाने या किसी चीज को देख ना पाए अच्छी तरह, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ आई। अब ये डिफेक्ट ऑफ आई जो है, आपको टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ आई पढ़ते हैं। डिफेक्ट ऑफ आई है पहला मायोपिया। मायोपिया को हम लोग नियर साइटनेस भी बोलते हैं, या इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हाइपरमेट्रोपिया, या इसको फार साइडनेस भी बोलते हैं, या इसको लॉन्ग साइडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रेस बायोपिया, और एक है आपका कैटेरेक्ट, एक है आपका ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफेक्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, दिनौंधी रतौंधी जिसको कहते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट हैं। लेकिन हम कुछ मेनली रूप से यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड की, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। देखिए मायोपिया क्या हुआ, नियर साइड में, तो नियर वाला क्लियरली ना देखें, है ना। मायोपिया क्या हुआ, चलिए मायोपिया की बात करते हैं। मायोपिया बोले तो नियर साइडनेस, ये क्या हुआ कि नियर साइडनेस, ऐसे ज्यादा पता चलेगा आपको कि अगर ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ह्यूमन आई, ध्यान से देखिएगा, मायोपिया का दूसरा नाम मायोपिया कहते हैं कि ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट्स, नजदीक वाले को अच्छी तरह देखे, नजदीक वाले को अच्छी तरह देखे, बट कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट्स, नजदीक वाले को बढ़िया से देखे, नजदीक वाले को, लेकिन दूर वाले को क्लियरली ना देखे, दैट इज कॉल्ड मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उल्टा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली, दूर वाला क्लियरली देख ले, बट नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली, दूर वाला ऑब्जेक्ट को सही सही देख ले, लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट को सही सही ना देख पाए, दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या हुआ कि नजदीक वाला बढ़िया से देख ले, लेकिन दूर वाला
अब दूर वाला बढ़िया से नहीं दिखेगा तो उसका बताइए, तो जो फार आपका पॉइंट है, फार पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता है। मैं अभी देखिए, फार पॉइंट नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। अगर ऐसे करके कोई पढ़ेगा तो नहीं दिखेगा, ऐसे करके अगर पढ़ोगे तो आपका क्या होगा, ब्लर इमेज दिखेगा, क्योंकि मिनिमम आपको देखने का रेंज है 25 सेंटीमीटर। आपका अगर नॉर्मल आई है, आपकी आंखें ठीक ठाक है, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नैनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपका मिनिमम जो है देखने का रेंज होगा 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट, और मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आंखों में प्रॉब्लम है तब तो भाई मिनिमम और मैक्सिमम की बातें भूल जाइए, ठीक है। चलिए मैं बात कर रहा हूं मायोपिया की। नियर वाला क्लियरली देखे तो बताओ, दूर वाला क्लियरली नहीं देखे, इसका मतलब जो इसका फार पॉइंट हो जाएगा बाबू, वो कुछ ही मीटर तक होता है, अप टू फ्यू मीटर्स मायोपिया में। क्योंकि प्रॉब्लम उसको नजदीक वाला में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम किसको है, दूर वाले में। तो दूर वाला पॉइंट कुछ ही मीटर तक देख सकता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा, दूर वाला क्लियरली देखे, सन को आसानी से देख लेगा, स्टार को आसानी से देख लेगा, लेकिन बगल में जो रखा हुआ है, बैठा हुआ है, वो क्लियरली नहीं दिखेगा हाइपरमेट्रोपिया में। रेस बायोपिया क्या होता है, जिसमें दोनों डिफेक्ट हो, ना नजदीक वाला बढ़िया से देखे ना दूर वाला बढ़िया से देखे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोनों डिफेक्ट था उनको, ना नजदीक वाला बढ़िया से दिखता था ना, इसलिए चश्मा में एक तरफ धंसा हुआ होगा और उनका चश्मा में एक तरफ उठा हुआ होगा, वन साइड आपका जो है क्या होगा, उठा हुआ है, वन साइड धंसा हुआ है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया बायोपिया। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट में क्या होता है बाबू कि आपका जो है ह्यूमन आई जो है कैटरेक्ट में, या तो उसका जो ये आपका क्या कहते हैं कॉर्निया, या तो उसका आपका क्यू जैसा हो जाता है। जो कैटरेक्ट में जिस आपका जो कॉर्निया है वो एज लाइक आपका क्यू हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो नहीं देख पाता, यानी पार्शियल विजन लूज हो या फुल्ली विजन लूज हो जाए, दैट इज कॉल्ड कैटरेक्ट, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर की अच्छी तरह पहचान न कर पाए, ठीक है। तो ये समझ गए। अब चलिए मायोपिया से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। मायोपिया होता है तो देखिए क्या क्या होता है मायोपिया में। आप लोग प्रॉब्लम क्या हो गया, नजदीक में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है दूर वाले में। नजदीक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है आपको दूर वाले में। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखो क्या होता है नहीं होता है। ये सिलियरी मसल्स है, नजदीक वाला में आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में हो रही है, दूर वाले में। तो भाई जब बताओ दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आंख क्या करते हो, चिढ़ते हो, लेकिन चिढ़ने की एबिलिटी कम जाती है आपको, यानी सिलियरी मसल्स में के फंक्शन में थोड़ा स्लो हो जाता है, सिलियरी मसल्स का फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम किसमें, बार बार बोल रहा हूं, मायोपिया में प्रॉब्लम है नजदीक वाला बढ़िया से देखो लेकिन दूर वाला बढ़िया से। तो दूर वाला में एक्चुअली क्या होता है, आंखें चीड़ सा लेते हो, आंखें, चलो चश्मा खोल लेता हूं, आंखें चीड़ सा लेते हो, चश्मा पहन लेता हूं, आंखें चीड़ सा लेते हो। तो आंख चीड़ने से क्या होता है, आपका जो है सिलियरी मसल एक्सपैंड करता है, फैलता है और लेंस पतला हो जाता है, लेकिन वही होना कम हो जाता है, वही होना आपका कम हो जाता है। तो आपका मायोपिया में क्या होता है, सिलियरी मसल्स का फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है और लेंस जो पतला होने के बजाय वो पतला नहीं हो पाता, ठीक है। समझ रहे हो मायोपिया में। तो मायोपिया में क्या होगा, है ना, मायोपिया का देखिए कारण पढ़ रहे हैं, कॉज ऑफ मायोपिया, कॉज ऑफ मायोपिया। मायोपिया का कारण चलो इधर लिखता हूं, कॉज ऑफ मायोपिया। मायोपिया का कारण, सबसे पहला कारण मायोपिया का सबसे पहला कारण है बाबू आपका थिकनेस हो जाता है आई लेंस, थिकनेस, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ आई लेंस, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ आई लेंस, आई लेंस का थिकनेस बढ़ जाता है ना। अब कहो कैसे आई लेंस का थिकनेस बढ़ जाता है, प्रॉब्लम कहां हो गई, दूर वाले में, नजदीक वाला में क्या होता है, दूर वाला में क्या होता है, आंख चिढ़ते हो, सिलियरी मसल्स फैलता है तो लेंस पतला होता है, लेकिन यही नहीं हो पाता है, यानी लेंस पतला होना चाहिए था, दूर वाले को देखते हो तो आंख चिढ़ते हो, सिलियरी मसल्स फैलना चाहिए था, लेंस पतला, लेकिन यही नहीं हो पाता, पतला के बजाय लेंस मोटा हो गया तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। लेंस आपका क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है।
ठीक है। इलांगेशन ऑफ आई बॉल, जैसे देखिए लेंस मोटा हो गया तो इलांगेशन ऑफ आई बॉल, इलांगेशन ऑफ आई बॉल, इलांगेशन मतलब आई बॉल का बड़ा हो जाना, आई बॉल का बड़ा हो जाना, ठीक है। आई बॉल इसका बड़ा हो जाता है, ठीक है, आई बॉल बड़ा हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये, ठीक है। ये कॉज बता रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कॉज ऑफ मायोपिया पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है आपका। अच्छा ये आई बॉल बड़ा होगा तो कर्वेचर भी तो बड़ा होगा ना जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर आई बॉल बड़ा होता है तो एक्सेसिव सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्सेसिव क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब बताइए एक और चीज हो सकता है इसमें, लेंस जो है आपका क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। लेंस मोटा हो जाने से आपका क्या होता है बाबू, कि जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन जो है वो आपका हाई कन्वर्ज हो जाता है, यानी ज्यादा मुड़ जाता है। ज्यादा मुड़ने से क्या होता है ना, ज्यादा मुड़ने से क्या होता है कि रेटिना पर ना इमेज बनकर रेटिना के पहले ही बन जाता है, रेटिना पर ना मिलकर रेटिना के हाई कन्वर्जन, हाई कन्वर्जन, देखो मैं फिगर से समझाता हूँ, हाई कन्वर्जन ऑफ, तो हाई कन्वर्जन होगा तो क्या होगा, आपको रेटिना पे जो गिर रहा था वो रेटिना के पहले गिर जाएगा। हाई का पहले तो रेटिना पे गिर रहा था इमेज रेटिना पर, लेकिन हाई कन्वर्ज होने से थोड़ा ज्यादा मुड़ जाता है, यानी ज्यादा नीचे की ओर चलाएगा, ज्यादा नीचे की ओर चलाएगा, ज्यादा नीचे की ओर जाने से वो इमेज रेटिना के पहले ही बन जाता है ना, हाई कन्वर्जन हो जाता है, इसलिए कारण इमेज जो है रेटिना के पहले ही बन जाता है, ठीक है। अब चलिए उसी तरह हाइपरमेट्रोपिया तो आप समझ गए, अब हाइपरमेट्रोपिया का कॉज भी यहीं पर समझ लेते हैं, कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उल्टा हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया का कारण, ठीक है। इसमें जो इंक्रीज थिकनेस हुआ था उसमें थिकनेस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, जो इसमें थिकनेस इंक्रीज था, थिकनेस वो थिकनेस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, जो थिकनेस इंक्रीज हो रहा था थिकनेस यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। अब कहो कैसे, प्रॉब्लम कहां है हाइपरमेट्रोपिया में, दूर वाला बढ़िया से देखो लेकिन नजदीक वाला नहीं बढ़िया से देखो, दूर वाला बढ़िया से देखो लेकिन नजदीक वाला बढ़िया से, तो नजदीक वाला का देखते हो तो आंखें बंद सा करते हो, देखो मेरी आंखों को देखो, चलो मेरी आंखों को नहीं दूसरे की आंखों को देखो, आंखें क्या करते हो, बंद सा करते हो, नजरें झुका लेते हो, है ना, नजरें झुका लेते हो, चश्मा मैं पहन लिया हूं, है ना। तो जब नजरें झुकाओगे तो आपका सिलियरी मसल्स क्या होगा, दबेगा, बोले तो सिकुड़ेगा, और सिलियरी मसल सिकुड़ने से लेंस आपका मोटा हो जाएगा। जब नजरें झुकाओगे हाइपरमेट्रोपिया में दूर वाला बढ़िया से देखो लेकिन नजदीक वाला बढ़िया से, तो नजदीक वाला को देखते हो तो नजरें झुकाओगे, तो नजरें झुकाओगे तो सिलियरी मसल्स आपका क्या होगा बाबू, सिलियरी मसल्स क्या होगा, दबेगा, तो सिलियरी मसल्स के दबने से क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, मोटा, सिलियरी मसल्स आपको दबेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब नजरें झुकाओगे तो सिलियरी मसल्स क्या होगा, दबेगा, है ना, तो लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है, जो उसमें हुआ उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, तो इंक्रीज जो थिकनेस हुआ था वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इंक्रीज जो थिकनेस हुआ था वो आपका डिक्रीज होगा, जस्ट उल्टा। उसमें क्या हुआ था, इलांगेशन ऑफ आई बॉल, इसमें क्या होगा, इलांगेशन के बजाय शॉर्टर आई बॉल, छोटा हो जाएगा, उसमें एक्सेसिव कर्वेचर, और इसमें क्या होगा, डिक्रीज कर्वेचर, उसमें हाई कन्वर्जन और इसमें क्या होगा, लो कन्वर्जन, मतलब जस्ट उल्टा हुआ, ठीक है। जो मायोपिया में पढ़े उसका जस्ट उल्टा, जो मायोपिया में आपने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मायोपिया में पढ़ा इंक्रीज थिकनेस, इसमें डिक्रीज थिकनेस, मायोपिया में पढ़ा इलांगेशन आई बॉल, कॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉज, मायोपिया में पढ़ा आपका ये बड़ा हो जाएगा,
इलांगेशन बड़ा हो जाएगा लेकिन ये छोटा हो जाएगा। उसमें पढ़ा इंक्रीज होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें डिक्रीज होगा, उसमें हाई कन्वर्जन, इसमें लो कन्वर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ पाई में आपने देखा। अब प्रेस बायोपिया में दोनों हो जाता है, न नजदीक वाला बढ़िया से देखेगा और ना ही दूर वाला बढ़िया से देखेगा। ठीक है, चलो अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको कि कोई बच्चा जो है लास्ट वाला बेंच पे बैठा हुआ है, उसको क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है, यानी दूर वाला बढ़िया से नहीं दिख रहा, लेकिन नजदीक वाला में कोई दिक्कत। लास्ट वाला बेंच पे बैठता है बच्चा, तब उसको ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो लास्ट वाला बेंच पे बैठा हुआ है तो क्लियरली दिखाई, यानी लास्ट वाला यानी दूर वाला बेंच दूर पे है, तो दूर वाला में प्रॉब्लम है, नजदीक वाला में कोई प्रॉब्लम, यानी उसका शिकार क्या चीज का हो चुका है, वो मायोपिया का शिकार हुआ। नजदीक वाला बढ़िया से देख रहा था लेकिन अंतिम में बैठा तो वो बढ़िया से, तो दूर वाला में प्रॉब्लम, नजदीक में कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी उसका वो क्या चीज का शिकार है, मायोपिया का। चलो कोई बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, सेकंड बेंच पे बैठा हुआ है, उसको बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी नजदीक में प्रॉब्लम है, दूर वाला में कोई प्रॉब्लम। तो नजदीक में प्रॉब्लम है, दूर वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं, दूर वाला बढ़िया से देखे, नजदीक वाला में नहीं, तो क्या है वो हाइपरमेट्रोपिया। ना फर्स्ट बेंच पर बढ़िया से दिख रहा है ना लास्ट बेंच पर, यानी वो प्रेस बायोपिया का शिकार हो चुका है। ठीक है, प्रेस बायोपिया। लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है तो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, तो लास्ट दूर वाला में प्रॉब्लम है, नजदीक वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूर वाला में नजदीक वाला बढ़िया से देखे, दूर वाला बढ़िया से ना देखे, मायोपिया का शिकार है। लेकिन फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ वो बढ़िया से नहीं दिख रहा उसको, फर्स्ट बेंच वाला बढ़िया से नहीं दिख रहा, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नजदीक में प्रॉब्लम है, दूर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया है। ना फर्स्ट वाला बेंच पे बढ़िया से दिखता है ना लास्ट वाला बेंच पे, तो वो प्रेस बायोपिया है, दोनों का शिकार हो चुका है। अब देखो जो बच्चा मायोपिया का शिकार हो चुका है, जो बच्चा मायोपिया का शिकार हो चुका है, मायोपिया में किस में प्रॉब्लम है, नजदीक वाला बढ़िया से देखो, दूर वाला, तो बच्चा ऐसे पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा। हम लोग जो है अगर आंख मेरा नॉर्मल है, अरे चश्मा मैं पहना हूँ ऐसा नहीं, मेरा आंख नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रोटेक्शन के लिए पहना हूँ, है ना। तो आंख अगर नॉर्मल है तब तो कोई दिक्कत, मिनिमम देखने का रेंज है 25, लेकिन जिसको मायोपिया हो चुका है या हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है, तो देखो मायोपिया में क्या है, नजदीक वाला बढ़िया से देखो, दूर वाला बढ़िया से नहीं देखो, दूर वाला में प्रॉब्लम है, इसलिए जो मायोपिया का शिकार हो चुका है वो ऐसे पढ़ेगा। लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया बोले तो दूर वाला बढ़िया से देखे, नजदीक वाला बढ़िया से, तो प्रॉब्लम नजदीक में, तो ऐसे पढ़ेगा। ठीक है, जिसका जो मायोपिया का शिकार हो चुका है, मायोपिया का, तो मायोपिया में नजदीक वाला बढ़िया से देखो, दूर वाला बढ़िया से नहीं देखो, दूर वाला में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पॉज करके पढ़ेगा, तो उसका फ्यू मीटर तक आपका विजन आता है मायोपिया का। और जिसको हाइपरमेट्रोपिया का शिकार हो चुका है, तो हाइपरमेट्रोपिया में दूर वाला बढ़िया से देखो, नजदीक वाला बढ़िया से नहीं देखो, तो नजदीक वाला में प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे करके पढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये सब बातें आप लोग सीख लिए, है ना। ये सब आपको क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब चलिए मायोपिया में ही अगर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, मायोपिया हुआ तो क्या हुआ। मायोपिया नॉर्मल आई है तो देखो कोई दिक्कत नहीं, वेन आई नॉर्मल, मायोपिया जब देखो वेन आई क्या है आपका नॉर्मल है, ध्यान से देखा, कुछ मैं तीन फिगर में बनाऊंगा। जब आंखें आपका नॉर्मल है तब तो आपका इमेज कहां पर बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, इमेज आपका रेटिना पे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रेटिना पे। ठीक है, आंखों में प्रॉब्लम है तब आपका इमेज कहां पर बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आपके आंखों में वेन आई इज अफेक्टेड विद मायोपिया, विद मायोपिया, तो अभी हमने बताया मायोपिया में क्या होता है, नजदीक वाला बढ़िया से देखो, दूर वाला बढ़िया से, तो दूर वाला बढ़िया से नहीं दिखेगा तो क्या होगा, दूर वाला में प्रॉब्लम है, यानी जो सिलियरी मसल्स जो है, ये आपका सिलियरी मसल्स जो है, दूर वाला में, नजदीक वाला बढ़िया से, दूर वाला में प्रॉब्लम है, तो दूर वाला में क्या होता है, दूर वाला देखते हो तो आंख जो है चीरते हो, तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। लेंस पतला होने से क्या होता है कि आपका जो है थोड़ा पहले ही, जब मायोपिया का शिकार हो चुका है तब आपको जो है इमेज जो है ना, वो आपको थोड़ा
पहले ही, रेटिना के पहले जाके बन जाएगा। जब मायोपिया का शिकार हो चुका है तो आपका इमेज जो है रेटिना के आपको पहले ही बन जाएगा। ठीक है, अब चलो ठीक है, मायोपिया हो चुका है, इसका उपचार करना है ना, इलाज करना है ना। हाँ, एकदम इलाज है, अरे बीमारी है तो इलाज है। कोरोना का इलाज हो गया तो ये सब तो छोटी मोटी बीमारी है ना। अब मैं सोच रहा हूं कि मायोपिया मैं दूर कर दूं। मायोपिया क्या कर दूं? तो वी यूज सुटेबल, क्या मतलब सुटेबल पावर ऑफ कॉन्केव लेंस फॉर रिमूविंग द मायोपिया। मायोपिया भगाने के लिए क्या करो? कुछ नहीं करो, ग्लास लगा लो, चश्मा लगा लो, है ना। इसका चश्मा लगा लो, सुटेबल पावर ऑफ कॉन्केव लेंस का। ठीक है, तो चलो कॉन्केव लेंस का, है ना, ये देखो, इसमें पहले से वो कॉन्केव लेंस लगा लो, तो इससे क्या होगा, अब इमेज जो है एकदम पक्का जाके रेटिना पर बनेगा। ठीक है, अब इसका उल्टा, अब मैं पढ़ रहा हूं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, व्हेन आई इज हाइपरमेट्रोपी, जब आंख आपका हाइपरमेट्रोपिया का शिकार हो चुका है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ कि आपको पास ना बन के वो आपको दूर बन जाएगा इमेज, या रेटिना के बाद बनेगा। रेटिना के जब हाइपरमेट्रोपिया का शिकार हो चुके हो, और नॉर्मल है तो भाई रेटिना पे, नॉर्मल है तो कहां पर, नॉर्मल है तो आपका इमेज बन रहा है रेटिना पे, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है तो। लेकिन जब आप शिकार हो चुके हो हाइपरमेट्रोपिया का, तो इमेज जो उसमें मायोपिया में पहले बना था रेटिना के, इसमें बाद बनेगा। ठीक है, अब चलिए इसको भगाना है, रोगों को भगाना है, तो बी यूज सुटेबल पावर ऑफ, सुटेबल बोले तो सुटेबल पावर ऑफ कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स लेंस, सुटेबल पावर ऑफ कौन लेंस लगा लो, कॉन्वेक्स लेंस लगा लो। ठीक है, ये देखो, सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस लगा लो पहले से, तब जो है सही आपको रेटिना पर बना देगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उल्टा। ठीक है, आप हाइपरमेट्रोपिया है तो बाद में बना, सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए तो रेटिना पर आपका सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका डिफेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस वगैरह तो समझ गए, कलर ब्लाइंडनेस में कलर अच्छी तरह पहचान ना पाएगा। चलिए अब आते हैं आपका, जरा सा हम प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रिज्म से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, जरा सा हम प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिएगा, चलो ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। दो तरह के प्रिज्म होते हैं हमारे लेबोरेटरी में यूज, एक ट्रायंगुलर और एक रेक्टेंगुलर। चलो ये आपका सनलाइट है, चलो व्हाइट कर देता हूं, ये आपका सनलाइट है। जब सनलाइट पड़ता है तो इस पे कितने कलर में चेंज हो जाता है, 7 कलर में। लेकिन मैंने बताया था 7 विजुअल कलर्स होते हैं, लेकिन सनलाइट में 7 से ज्यादा कलर्स हैं, लेकिन हमारी आंखें केवल 7 कलर को देख सकती हैं। रॉयजी बनलगुन इंस्पेक्टर भैया, याद करने का तरीका, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वाइट। सनलाइट में 7 विजुअल कलर, रॉयजी बनलगुन इंस्पेक्टर भैया। तो ये 7 कलर में चेंज हो जाते हैं आपको, कितने कलर में, 7 कलर में। तो 7 कलर को मैं नहीं दिखा रहा हूं, बस एक दिखा रहा हूं। चलो ये आपका अभी फिलहाल कौन सा रे बन जाएगा, इंसिडेंट रे बन जाएगा, ये आपका इंसिडेंट रे बन जाएगा। ये आपको नॉर्मल का काम कर रहा है। तो देखिए, जब ये रेडर है और इधर ये डेंसर है, फिर से बाहर में क्या है, रेडर है। तो जब लाइट रेडर से डेंसर में जाती है तो आप जानते हो कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ। तो अंदर जा रहा है तो अंदर वाला नॉर्मल क्यों ना, तो अंदर वाला नॉर्मल यानी ये इधर चला गया। अब ये देखिए फिर से ये आपका नॉर्मल हो गया। अब ये डेंसर से रेडर में जा रही है,
ये जा रही है आपको कहाँ, डेंसर से रेरर में। तो जब डेंसर से रेरर में जाएगा लाइट तो आपका क्या होगा, नॉर्मल से दूर। अच्छा बाहर जा रहा है तो बाहर वाला नॉर्मल के अनुसार ना पास दूर की बात करेंगे, तो बाहर वाला नॉर्मल ये, तो इससे दूर बोले तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो इससे दूर ये पास ना हो गया नॉर्मल के, ये दूर हो गया, तो ये वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हर हाल में आपने क्या देखा कि बेस की ओर मुड़ रहा है, जब लाइट प्रिज्म पे पड़ता है तो बेस की ओर मुड़ जाता है। अब देखिए मैं, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे कहलाया, ये आपका कहलाया इंसिडेंट रे, ये आपका कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रे बाहर आया इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। अब देखिए कुछ और, ये आपका इंसिडेंट रे को बढ़ाया गया, ये आपका इमर्जेंट रे को बढ़ाया गया। तो बाहर में जो एंगल बना आपको ये वाला, इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, नाम देते हैं यहाँ पर डी। तो एंगल डी जो है, ये वाला एंगल डी, ये वाला एंगल डी इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और बाहर निकला जो इमर्जेंट रे, द रे व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। द एंगल फॉर्म्ड बाय द प्रोड्यूसिंग इंसिडेंट रे एंड प्रोड्यूसिंग इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को बढ़ा के जो एंगल बना, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये देखिए, ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। 1 2 3 ए बी सी एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। ए बी सी कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सनलाइट में आपको 7 कलर्स होते हैं। अब जरा देखिए, आप पढ़े हो प्रिज्म में, प्रिज्म में आप पढ़े हो कि जब लाइट आपका प्रिज्म पे पड़ता है तो कितने कलर में चेंज हो जाता है, 7 कलर्स में। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रॉयजी बनलखुन इंस्पेक्टर भैया, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आई जहां पर 7 कलर दिखा, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सनलाइट deviates into 7 colors, this phenomenon is called dispersion of light, और जहां पे 7 कलर दिखा that is called spectrum, ठीक है। चलिए, ये सब समझ गए आप लोग। आप देखिएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉज, कारण, कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का हम लोग कारण देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कारण क्या है। सबसे पहला कारण क्या है कि ये लाइट आती है, ठीक है, आती है सेम एंगल से, आती है सेम एंगल से, लेकिन जाती है अलग अलग एंगल से। क्योंकि देखिए, ये आपका नॉर्मल हुआ, इसके लिए ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल, तो इसके लिए एक ये वाला एंगल आई, मतलब थोड़ा साफ से मैं बना रहा हूं। ये देखिए क्या पर है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ठीक है। ये देखिए, एक रिफ्रैक्टेड रे, दो ही रिफ्रैक्टेड लेता है, ऐसे 7 होता है, 2 ही ले रहा हूं। तो ये आपका देखिए, एक ये एंगल, इसके लिए नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, कलर चेंज कर देता हूं। इसके लिए वो ये वाला एंगल आ रहा है, और वो ये वाला एंगल आ रहा है, तो एंगल अलग अलग है ना। तो कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कारण, पहला डिफरेंट एंगल आ, एंगल आई तो सेम है लेकिन डिफरेंट एंगल और दूसरा कारण क्या है कि रेड लाइट थोड़ा ट्रेवल करता है फास्टेस्ट, और वायलेट सबसे कम, स्लोएस्ट, है ना। क्या पढ़ रहे हैं, कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ। तो पहला कारण क्या है कि डिफरेंट एंगल आ, डिफरेंट एंगल आ, है ना। सेकंड क्या है कि आपका मैक्सिमम वेवलेंथ किसका, रेड का, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेड और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ वायलेट, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ आपका किसका, वायलेट का, ठीक है। और देखिए, वेवलेंथ और वेव स्पीड दोनों दोस्त हैं, वेवलेंथ और वेव स्पीड दोनों दोस्त हैं। लेकिन अगर बात करिएगा डेविएशन, तो डेविएशन का इन्वर्सली है। डेविएशन मतलब मुड़ना। देखो, वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा है लेकिन सबसे कम मुड़ता है, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो ज्यादा मुड़ता है। तो वेवलेंथ कम तो डेविएशन, वेवलेंथ कम तो डेविएशन है, ये लिखा हुआ।
डेविएशन। वेवलेंथ और डेविएशन में उल्टा रिलेशन है, इसका मतलब उल्टा रिलेशन। वेवलेंथ रेड का ज्यादा है लेकिन सबसे कम मुड़ता है, वॉयलेट का सबसे कम वेवलेंथ है लेकिन सबसे ज्यादा मुड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ लिए आप लोग। न्यूटन साहब ने भी बताया था कि सनलाइट 7 कलर से बने हुए हैं। एक ये डिस्क लेकर सर्कुलर डिस्क लिया था, 7 कलर को अरेंज कर दिया था इसमें और मूव कराया तो देखा कि व्हाइट कलर में चेंज हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम रेनबो की। अब हम बात करेंगे किसका? रेनबो की। ध्यान देंगे, रेनबो की बात करेंगे। तो सब लोग जानते हैं कि रेनबो जो है भी एक स्पेक्ट्रम है, नेचुरल स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पर 7 कलर का बैंड दिखता है। अब ये रेनबो कैसे बना? देखिए ये रेन ड्रॉप है आपका, ये भी एज लाइक प्रिज्म काम करेगा। ये भी देखिए प्रिज्म क्या होता है, जो चौड़ा वाला भाग है उसको बेस बोलते हैं। और आपने देखा था प्रिज्म में लाइट, जब लाइट पड़ा था तो बेस की ओर, नीचे की ओर मुड़ गया था। ठीक है, तो ये भी एज लाइक प्रिज्म है। आपका जो रेन ड्रॉप है वो भी जो है एज लाइक प्रिज्म है। ये देखिए रेन ड्रॉप कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, सनलाइट इस पे पड़ा, जब इस पे सनलाइट पड़ा, ठीक है, सनलाइट तो आपका पड़ेगा ऊपर से पड़ेगा, सनलाइट पड़ा तो बेस की ओर मुड़ जाएगा। बेस कहाँ है? नीचे की ओर। कितने कलर में चेंज हो जाएगा? 7 कलर में। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या हुआ? पॉइंट नाम देता हूँ, पॉइंट ए। यहाँ पर रिफ्रैक्शन है और किसी कारण से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाए। ध्यान रहे, अगर रिफ्रैक्शन होगा तब तो और पर हो जाएगा, तो आपका आपका ये रेनबो नहीं बनेगा। रेनबो बनने के लिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन और किसी कारण से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाए। तो चलो मैं बी नाम, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से आपका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन बेस की ओर, नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो यही 7 कलर जो आपको दिखेगा, रॉयजी बनलखुन इंस्पेक्टर भैया, इसी को तो हम लोग बोल दिए क्या? रेनबो। तो रेनबो कैसे बना? यहां पर रिफ्रैक्शन, यहां पर रिफ्लेक्शन और यहां सी पर रिफ्रैक्शन। तो 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन और 1 टाइम रिफ्लेक्शन। रेनबो क्या है? नेचुरल स्पेक्ट्रम है, दैट इज बैंड ऑफ 7 कलर्स, है ना, जो अपोजिट साइड ऑफ सन बनते हैं, सन के अपोजिट साइड में आफ्टर द रेनफॉल। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम which forms after rainfall in the opposite side of sun। तो रेन ड्रॉप इस ये सनलाइट पड़ा तो यहाँ पर हो गया एज लाइक प्रिज्म काम किया, 7 कलर में बट गया, रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहाँ पर किसी कारण से रिफ्लेक्शन हो, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल आ जाएगा वगैरह, किसी कारण से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया तो वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ तो 2 टाइम रिफ्रैक्शन और 1 टाइम रिफ्लेक्शन, तो ये बना आपका रेनबो। ठीक है, तो रेनबो कैसे बना आप लोग समझिए। अब हम लोग बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग बोले तो छितराना, स्कैटरिंग बोले तो छितराना, लाइट का छितराना। देखिए जब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब वेंटिलेटर वगैरह से लाइट आता है तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारा लगता है डस्ट पार्टिकल फ्लाई हो रहा है, सही में हो रहा है। वो हमको विजुअल कैसे हुआ? देखिए ये आपका एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है। जब इस पर लाइट पड़ा, जब इस पर लाइट पड़ के हमारी आंखों पर आया, है ना, तो एक तो रे पड़ेगा नहीं, ढेर सारा रे पड़ेगा, तो कोई इधर तो कोई इधर तो कोई इधर तो कोई इधर चल जाएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द पार्टिकल्स देन इट स्प्रेड्स इन द सराउंडिंग। जब लाइट पार्टिकल्स में पड़ता है तो ये चारों तरफ फैल जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कुछ कमाल। सबसे पहले आप जानिए कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें आपका जो सॉलिड पार्टिकल है वो पूरी तरह से लिक्विड में फैल जाता है। जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से लिक्विड में फैल जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन किसको बोले, है ना? द मिक्सचर इन विच जो सॉलिड पार्टिकल स्प्रेड इन ऑल ओवर लिक्विड। जैसे कलर मिलाया आपने, कलर मिलाया तो पूरा लिक्विड में फैल गया। अब जरा देखोगे इसके बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं 2 सॉल्यूशन, एक में सॉल्यूशन ले रहा हूं, एक में मैं एकदम क्लियर सॉल्यूशन ले रहा हूं। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बोले तो
लिक्विड जो है सॉलिड पार्टिकल पूरा लिक्विड में फैल जाए, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे आप चीनी पानी मिलाएं, शुगर और वाटर, तो शुगर पूरा आपका वाटर में जाके फैल गया, ठीक है। चलिए अब ये लेते हैं आपका कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। ये आपका ले लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है इसमें कि जब इस पर आप टॉर्च मान लेते हैं, टॉर्च मत देते हैं यहाँ पर या कोई भी लाइट दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जानते हैं अंदर में आपको पाथ ऑफ लाइट विजुअल नहीं होगा। अंदर में आपका ये पाथ ऑफ लाइट जो है आपको विजुअल नहीं होगा सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल्स चाहिए। जैसे मैंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताया, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द पार्टिकल्स देन इट स्कैटर, देन इट स्प्रेड इन ऑल ओवर सराउंडिंग। लेकिन यहाँ पर कोई पार्टिकल्स रहेंगे तब तो लाइट जो है छितराएंगे। यहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पर आपके कोई पार्टिकल्स नहीं है स्कैटर होने के लिए, छितराने के लिए सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स हैं जो कि पूरे के पूरे लिक्विड में आपको फैले हुए हैं। यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं जो पूरा लिक्विड में फैला हुआ है। इसीलिए जब लाइट इस पर पड़ेगा बाबू, जब लाइट इस पर पड़ेगा तो आपको इसमें पाथ ऑफ लाइट जो है अंदर में विजुअल होगा। पाथ ऑफ लाइट अंदर में विजुअल, बाहर में तो खैर होकर करेगा। तो पाथ ऑफ लाइट इज विजुअल, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पाथ ऑफ लाइट इज विजुअल इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अरे भाई एयर भी तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, एयर में भी तो बहुत सारे पार्टिकल्स फ्लाई कर रहे हैं। जो आप वेंटिलेटर वगैरह से लाइट आता है तो आप देखते हो उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल फ्लो करते रहता है ना। तो एयर भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो पाथ ऑफ लाइट विजुअल हुआ कोलाइडल से, लेकिन इसमें स्कैटरिंग नहीं हुआ, लाइट को छितराया नहीं तो सीधे चला गया। तो लाइट का स्कैटर नहीं हुआ, तो नो पाथ ऑफ लाइट विजुअल, नो पाथ ऑफ लाइट विजुअल इन सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है। टिंडल इफेक्ट देखिए, द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट ही कहलाता है आपका टिंडल इफेक्ट। द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट is called Tyndall effect, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट ही आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब जरा देखिए कुछ टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। टिंडल इफेक्ट तो समझ गए आप लोग, इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए एक चीज जरा समझ लीजिए। देखिए हमारा जो आपका एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, यानी बहुत सारा हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस जो देखने में एक जैसा लगे, लेकिन एयर में देखिए जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका साफ होते जाएगा। ज़्यादा डस्ट पार्टिकल आपको एयर के नज़दीक, एयर के नियर आपको ज़्यादा डस्ट पार्टिकल दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो साफ होता जाएगा इन्वायरमेंट आपका। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे इन्वायरमेंट साफ होगा। तो इन्वायरमेंट अगर आपका साफ हो रहा है तो भाई एक जैसे पानी, नीचे में ज्यादा आपको डस्ट पार्टिकल, ऊपर में कम, तो एक जैसा नहीं दिख रहा, दैट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस जो देखने में एक जैसा ना लगे, और होमोजेनियस मिक्सचर जो देखने में एक जैसा लगे। होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं जो देखने में एक जैसा लगता है, जैसे शुगर वाटर मिला दो तो एकदम एक जैसा लगेगा सब जगह, तो होमोजेनियस हो गया। आप मिला दो उसमें सैंड और वाटर तो एक जैसा नहीं लगेगा, दैट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आपका जो एयर है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये जरा सा एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं।
स्कैटरिंग और वेवलेंथ में रिलेशन। तो स्कैटरिंग और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन है। देखो, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो वो ज्यादा नहीं फैलेगा, सीधे चला जाएगा। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो वो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, इसी कारण तो इसका यूज डेंजर सिग्नल में किया जाता है, क्योंकि ये मुड़ता नहीं है, रेड सीधे लगभग चला जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो पता चल जाएगा कि खतरा है, तो वहीं पे ट्रेन बस वगैरह जो भी है रोकना है रोक देगा, है ना। हम लोग रेड डेंजर सिग्नल में रेड ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। अब वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा होने से आपको ये ज्यादा दूर जाता है, ज्यादा दूर जाता है, ठीक है, इसलिए डेंजर सिग्नल में रेड यूज करते हैं। तो बताओ, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो वो कम मुड़ेगा, कम फैलेगा। तो वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम। वेवलेंथ रेड का बहुत ज्यादा है तो वो नहीं फैलता है, नहीं छितराता है, सीधे चला जाता है। तो वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम। तो वेवलेंथ और स्कैटरिंग में उल्टा रिलेशन है, ठीक है। और स्कैटरिंग और डेविएशन, जो ज्यादा फैलेगा वो ज्यादा मुड़ेगा, जो ज्यादा फैलेगा वो ज्यादा मुड़ेगा, जो कम फैलेगा वो कम मुड़ेगा। वेवलेंथ रेड का बहुत ज्यादा तो कम फैलता है, तो उल्टा रिलेशन है। डेविएशन आपका, जैसे वेवलेंथ डेविएशन बहुत ज्यादा हो, ज्यादा मुड़ रहा है, ज्यादा कौन मुड़ेगा? जो ज्यादा फैलेगा। अरे ज्यादा मुड़ेगा तो ज्यादा फैलेगा, कम मुड़ेगा तो कम फैलेगा, तो ये सीधा रिलेशन है इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं सम फेनोमेनन बेस्ड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सम फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सम फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर कुछ बेस्ड फेनोमेना। पहला फेनोमेना आपका है कि कलर ऑफ स्काई, द कलर ऑफ स्काई, स्काई का जो कलर है अपीयर्स ब्लू, अपीयर्स ब्लू एट डे टाइम, ठीक है, डे टाइम में। द कलर ऑफ स्काई, द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स रेड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर कुछ बेस्ड फेनोमेना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर कुछ बेस्ड फेनोमेना। पहला कि स्काई ब्लू दिखाई देता है डे टाइम में, और मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में आपको रेड दिखाई देता है। ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो सर कैसे? चलो अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हॉरिजॉन हो गया। हॉरिजॉन क्या हुआ? जहां पर मालूम पड़ता है कि अर्थ और स्काई की मुलाकात हो रही। हमें ऐसा लगता है कि अरे आसमान तो वहां पर जाके मिल गया, तो जहां पे मालूम पड़ता है कि स्काई और अर्थ का मिलन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। तो द लाइन ऑन व्हिच वी अपीयर, हमें लगता है द स्काई एंड अर्थ मीट, स्काई और अर्थ मिलना, इज कॉल्ड हॉरिजॉन। ठीक है ना। वह लाइन जहां पर हमें मालूम पड़ता है कि स्काई, ये स्काई मान के चलते हैं, और ये अर्थ मुलाकात हो रहा है इस लाइन पर, तो इस लाइन को बोला गया हॉरिजॉन। व्हाइट कर देता हूं मैं, चलो व्हाइट है, ज्यादा क्लैरिटी होगी, है ना। हॉरिजॉन किसको बोला गया? जहां पर मालूम होता है, चलो मानो यहां पर सन है, ठीक है, यहां पर आपका अर्थ है, ठीक है, यहां पर भी अर्थ है। तो कहोगे सर दो जगह, अरे मूव करके आएगा ना यार, इधर से इधर, मत कहना दो जगह अर्थ दे दिए सर। अरे मूव करेगा तो यहां से यहां आएगा ना, मॉर्निंग में यहां, इवनिंग में यहां, मॉर्निंग में यहां, इवनिंग में यहां, ठीक है, रोटेट करता है ना अर्थ। चलो ठीक है, ये हॉरिजॉन क्या हुआ? जहां पर हमें मालूम पड़ता है
कि मुलाकात 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 हो रही है अर्थ और स्काई का, उस लाइन को हॉरिजॉन बोलते हैं। तब जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए मॉर्निंग की कहानी मैं बताया, मैं सुबह की कहानी आप लोगों को सुना रहा। तो सुबह में क्या होता है कि आप जानते हो इस आपका रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ जो है बहुत ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ ज्यादा है तो सबसे पहले कौन कलर पहुंचेगा, जाहिर सी बात है रेड कलर पहुंचेगा। तो मॉर्निंग टाइम में आपको रेड दिखाई दिया। इवनिंग टाइम में जाते जाते रॉय जी, बनल खून, इंस्पेक्टर भैया, सबसे पहले मॉर्निंग टाइम में कौन कलर आएगा, क्योंकि जब सनराइज होता है बाबू, सनराइज होता है मॉर्निंग में और सनसेट होता है इवनिंग में, तो मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले कौन कलर आएगा आपके अर्थ पर, रेड। क्यों, क्योंकि रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और बहुत कम उड़ता है, सीधे एकदम आ जाएगा अर्थ पर। रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो सीधे अर्थ पर आ जाएगा। तो वेवलेंथ रेड का ज्यादा है तो ये आसानी से अर्थ पर आ जाएगा। तो शुरुआत में रेड कलर आया, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और हमारी आंखों पर रेड कलर आएगा। तो कहा दिए कि कौन सा कलर है, रेड है स्काई का। जाते जाते इवनिंग में, जाते जाते इवनिंग में रॉयजी, बनलपुर, इंस्पेक्टर भैया, है ना, वायलेट गायब होगा धीरे धीरे। सबसे लास्ट में कौन गायब होगा, रेड गायब होगा। सबसे लास्ट में आपका रेड गायब होगा। तो रेड सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में गायब होने से क्या होता है आपका कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड ज्यादा देर तक आएगा अर्थ पर। तो हमारी आंखों पर रेड कलर आया तो रेड दिखेगा। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले कौन कलर आया, रेड कलर। मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले कौन सा कलर आया, रेड कलर आया तो रेड दिखेगा। इवनिंग टाइम में क्या हुआ कि रेड सबसे लेट से गया तो रेड आया और हमारी आंखों पर रेड कलर आया तो रेड दिखा दिए। अब नून टाइम की बात करते हैं, दोपहर का समय। अब हम बात करते हैं नून टाइम यानी कि दोपहर के समय की बात करते हैं। तो दोपहर के समय में क्या होता है बाबू कि रेड वगैरह बहुत स्कैटर, ब्लू का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है, ब्लू कलर का स्कैटरिंग जो है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डे टाइम में आपको ब्लू दिखता है। तो कहो रेड सर क्यों नहीं, तो रेड का जो है स्कैटरिंग करते, देखिए रेड छितरा नहीं पाता उतना, रेड सीधे चला जाता है। मैंने अभी बताया स्कैटरिंग और आपका वेवलेंथ में, स्कैटरिंग वेवलेंथ उल्टा रिलेशन होता है। तो ये ज्यादा छितरा नहीं पाता है, रेड सीधे चलाता है। लेकिन डे टाइम में क्या होता है कि ब्लू का स्कैटरिंग ज्यादा होता है तो इसलिए हमें ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, रिपीट वन मोर टाइम। हॉरिजॉन तो समझ गए, ये हॉरिजॉन हुआ। डे टाइम में रेड कलर आया तो रेड दिखा, नाइट इवनिंग टाइम में सबसे लेट से रेड आया तो रेड दिखा। इवनिंग मॉर्निंग नून टाइम में क्या होता है कि ब्लू का स्कैटर ज्यादा होता है, क्योंकि रेड तो सीधे चला गया तो ब्लू का स्कैटर ज्यादा है तो ब्लू दिखता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो समझ ही गए, रिफ्रैक्शन बाय क्या, एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, जिसको आप टिंडल इफेक्ट बोले थे। रिफ्रैक्शन बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, और देखिए आप लोग सबको पता है कि हमारा अर्थ में बहुत सारा लेयर है। ये जो अर्थ है, अर्थ में जो सराउंडिंग है उसके बहुत सारा लेयर है बाबू। तो अलग अलग लेयर है तो अलग अलग तरह से रिफ्रैक्शन होगा। अभी अलग अलग तरह से रिफ्रैक्शन से क्या हुआ, अलग अलग तरह से रिफ्रैक्शन के कारण ही आपको सन जो है यहाँ पर ना, तो सन दिखेगा इससे दूर हमको यहाँ पर। सन एक्चुअली जहाँ पर है वहां पर नहीं दिख रहा है, सन हमको जहाँ पर है उससे दूर दिखाई दे रहा है। ये कमाल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। ठीक है, ये आपका कमाल है किसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखिए सम फेनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। सम फेनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कुछ फेनोमेना बेस्ड ऑन क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए ये सन जो आपको दूर दिखाई दे रहा है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कमाल है। पहला, पोजीशन ऑफ स्टार्स इज हायर देन एक्चुअल पोजीशन।
स्टार का पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से ऊपर है। स्टार का पोजीशन एक्चुअल से ऊपर है। दूसरा आपका है एडवांस्ड सनराइज। बोले तो सनराइज पहले ही हो चुका एंड डिलेड सनसेट, सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कमाल है, डिलेड सनसेट। तीसरा आपका क्या है कि पोजीशन ऑफ स्टार्स, तो देखिएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पढ़े हो ना एग्जाम्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप जानते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों होते हैं, तो ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कमाल है ना। सम फेनोमेना बेस्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए ये आपका अर्थ है, अर्थ के चारों एयर का बहुत सारा लेयर है, कोई ट्रोपोस्फेयर मेसोस्फेयर कहते हो ना, ट्रोपोस्फेयर मेसोस्फेयर, तो अलग अलग अर्थ का लेयर है, ठीक है। तो सम फेनोमेना बेस्ड ऑन पढ़ रहे हैं बाबू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर कुछ बेस्ड फेनोमेना। पहला है पोजीशन ऑफ स्टार्स हायर होता है देन एक्चुअल पोजीशन, यानी जहां पर सन है, जहां पर स्टार है उससे दूर हमको दिखाई देता है। एडवांस सनराइज बोले तो सनराइज पहले ही हो चुका 2-3 मिनट पहले। अब देखो जरा 5:20 में आपको पता चला कि सनराइज हुआ है, लेकिन रियली में सनराइज 5:18 पे ही हो चुका है, 2 से 3 मिनट पहले ही सनराइज हो चुका है। आपको पता चला कि सनसेट हुआ 6 बजे, लेकिन एक्चुअली सनसेट 6:02 या 3 मिनट पे जो है होता है। यानी कि एडवांस्ड सनराइज, सनराइज जो है पहले ही, एडवांस मतलब पहले ही दिख जाता है। सनराइज हुआ है आपको 5:20 पे हमको दिखाई दिया, लेकिन रियली में क्या होता है 5:18 पे। 6 बजे अगर सनसेट होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है हम 2-3 मिनट बाद दिखाई देता है, होता है 6 बजे लेकिन दिखाई देता है 6:02 या 3 मिनट पे। ट्विंकलिंग स्टार्स, ये भी आपका किसका है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर ही आपका बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका पोजीशन ऑफ स्टार्स हायर क्यों होता है। पोजीशन ऑफ स्टार्स जो है हायर क्यों होता है। देखो भाई, ये आपका अर्थ है, ये आपका सूर्य भगवान है ना, अर्थ है और ये सूर्य भगवान है। तो सनलाइट आ रहा है, तब पता है ब्रेक डांस करते करते अर्थ तक आ रहा है। जब ये सनलाइट आपके अर्थ पर आती है तो ये ब्रेक डांस करते करते आ रहा है। और सर ब्रेक डांस कैसे कर रहा है, ध्यान से देखो। आपके आप पढ़े ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर बहुत सारा लेयर है, ये ज्यादा घना है, ये कम घना, कम डेंस है, ये कम डेंस है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो डेंस कमता जाएगा, यानी घनापन कमता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे कम घना हो जाएगा, खाली खाली सा होने लगेगा, ठीक है। तो जब सनलाइट इस पे आया तो देखो भाई ऊपर में तो रेडर है और नीचे में ये डेंसर का काम किया, तो रेडर से डेंसर जाता है तो पता है आपको कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। फिर ये थोड़ा खाली है, ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो भरा हुआ जा रहा है, तो नीचे आया तो और थोड़ा नॉर्मल की ओर मुड़ा, नीचे आया और थोड़ा नॉर्मल, तो ब्रेक डांस कर रहा है ना, ऐसे 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 ब्रेक डांस हो रहा है ना। तो इस तरह से ब्रेक डांस करते हुए आपका लाइट हमारे अर्थ तक आएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से क्लैरिटी कर देता हूँ, थोड़ा ये टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है ना। ये देखिए आपका अर्थ है, ये आपका क्या है लेयर है, अर्थ का एक लेयर, ज्यादा घना, ये कम घना है, ये कम घना है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे घनापन कम हो जाएगा, यानी खाली खाली समझ जाएगा। मान लो ये सन है, सनलाइट आया, सनलाइट ये नॉर्मल है तो ऊपर रेडर है, नीचे डेंसर, तो रेडर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ। फिर ये थोड़ा और भरा हुआ है तो और इधर हो जाएगा, तो और भरा हुआ है तो और नॉर्मल की तरफ जाएगा, ये और भरा हुआ है और नॉर्मल। तो देखो तो इस तरह से ना ऐसे आया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, इस तरह से ब्रेक डांस करते करते आपको जो है सनलाइट हमारे अर्थ तक पहुंच रही है। इसीलिए हमको सन जो है जहां पर है उससे दूर दिखाई देता है। रेडर से डेंसर में लाइट आती है ना, तो लाइट रेडर से डेंसर में आ रही है तो एक्चुअली क्या होता है बाबू, ये आपका इस तरह से जो है लाइट आ रहा है जिगजैग लाइन में। कौन लाइन में आ रहा है,
जिग जैग। तो हम लोग तो पढ़े हैं कि सर स्ट्रेट लाइन में आता है लाइट, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन, मीडियम चेंज होगा तब बेंड होता है ना, पढ़े हो ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि जब मीडियम चेंज होता है व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम या डेंसर टू, तो ये आपको मुड़ जाता है हल्का सा, लाइट फॉल्स ट्रांसपेरेंट पर तो हल्का सा मुड़ जाता है। तो भाई ऊपर में रेयर है, सन तो है, एटमॉस्फेयर तो आपको लगभग कुछ ही किलोमीटर 400 किलोमीटर तक लगभग एटमॉस्फेयर है, उससे दूर क्या है पूरा खाली खाली है, तो रेयर है। जैसे से नीचे आओगे तो डेंसर बढ़ते जाएगा, तो इस कारण से आपका क्या हो रहा है जो है स्टार्स जो है जहां पर है उससे थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आप देखिएगा, हाँ सन जो है हमको थोड़ा दूर दिखाई देता है जब आप हॉरिजॉन से देखते हो, हॉरिजॉन हम लोग तो हॉरिजॉन पे ना है, हॉरिजॉन बोले तो स्काई और अर्थ की जहां मुलाकात 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 हो रही है, हमें मालूम पड़ता है, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि अर्थ और स्काई का मिलन हो रहा, बट वैसा आपकी सोच है, मिलन मिलन होता नहीं है। तो ये आपका हॉरिजॉन। चलिए एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के बारे में पढ़िए, ठीक है। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, मतलब सनराइज पहले ही क्यों हो जाता है ना। बस ये आपका ये लास्ट टॉपिक है आपका। देखिए एडवांस्ड सनराइज और डिलेड किस पर बेस्ड फेनोमेना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर। ये बेस्ड फेनोमेना है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट, सनराइज पहले हो जाता है, सनसेट बाद में होता है। देखो कैसे, बस एटमॉस्फेरिक किस पर हम फेनोमेना पर है, बेस्ड फेनोमेना ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो साथ डॉक्टर जैसा नहीं, बढ़िया से लिख देता हूँ, डॉक्टर लोग लिखते हैं करते हैं ना, हम टीचर हैं लिखा करते नहीं। चलिए तो देखिएगा आपका एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, हॉरिजॉन है, ये आपका यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है, दो अर्थ। अरे यार एक सनराइज के समय और एक सन, ये सनराइज की कहानी बता रहा हूं मैं, बोले तो मॉर्निंग है, ये सनसेट की कहानी मैं बता रहा हूं, बोले तो इवनिंग है, ठीक है। सनराइज है मॉर्निंग और सनसेट है तो इवनिंग है, ठीक है। और ये आपका नून टाइम है। एडवांस सनराइज के देखिए जब सनराइज होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब सनराइज होती है, ठीक है, जब आपका क्या हो रही है, सनराइज हो रहा है, तो सनलाइट आपको अर्थ पर आ रही है, सनलाइट आपको कहां पर आ रही है, अर्थ पर आती है। तो जब सनलाइट अर्थ पर आती है, ध्यान से सुनिएगा, आपके सनलाइट जब कहां पर आ रही है, अर्थ पर आ रही है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, सनलाइट जब अर्थ पे आ रही है, तो वास्तव में जब सनलाइट अर्थ पे आती है, ये आपका सन है, तो तिरछा लाइट आएगा थोड़ा, ये तो जानते हो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में लाइट थोड़ा तिरछा आएगा, ठीक है। लाइट क्या आएगा, और हम लोग क्या है सनराइज के समय आप लोग देखे होंगे कि हमको थोड़ा नीचे मालूम पड़ता है कि सन थोड़ा नीचे है। सनराइज के समय हमको ये सन जो है बिलो द हॉरिजॉन मालूम पड़ता है। कलर चेंज कर देता हूँ, बिलो द हॉरिजॉन मतलब लगता है कि थोड़ा सा नीचे की ओर है। ये भाई तो नीचे से ऊपर आने में कुछ समय लगेगा ना। अरे यार नीचे से ऊपर हमको लग रहा है सनराइज जब हो रहा है, एक्चुअली बाबू जब सनराइज हो रहा है तो हमको मालूम होता है, मेरे को मालूम होता है कि सन थोड़ा नीचे है, सन थोड़ा कहाँ है, नीचे है। तो भाई नीचे से ऊपर आने में लगभग इसको 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो हमको तो यहीं पर पता चल गया कि सनराइज हुआ, बट सनराइज एक्चुअली क्या हुआ, तो ऊपर आने पर होता है। सनराइज के समय आपको क्या होता है, हमें मालूम पड़ता है कि सन थोड़ा नीचे है, तो हमको तो पता चल गया कि सनराइज हो चुका है।
तो यहाँ से सनराइज होने में यहाँ तक हॉरिजॉन के ऊपर आएगा तब तो सनराइज होगा। हॉरिजॉन के नीचे वाले एक्चुअली सनराइज नहीं होते हैं, लेकिन मेरे को मालूम हो रहा है ये सनराइज हो चुका है, हॉरिजॉन के नीचे है, तो यहाँ से आने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है, इसलिए हमको पहले ही लिख जाता है। सनसेट के समय लगता है कि हमको सनसेट के समय लगता है कि आपका सन जो है, आपका जो है सनसेट के समय आपको लगता है, हमको मालूम होता है बाबू कि उल्टा, इसके मतलब हमें मालूम होता है नीचे है, और सनसेट के समय लगता है कि कहाँ चला गया, आपको सनसेट के समय आपका लगता है कि नीचे चला गया। वो सनराइज के समय है नीचे, लेकिन एक्चुअली यहीं पर हॉरिजॉन पर होता है तब ना सनसेट मालूम पड़ता है। सनसेट या सनराइज कब होगा, जब हॉरी, लेकिन ये चल जाता है नीचे की ओर। तो यहाँ पर सनसेट हो चुका, यहाँ पर आया तब सनसेट हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सनसेट जो है आपको हो चुका है। 2-3 मिनट बाद हमको पता चलता है ना। सनराइज के समय क्या होता है बाबू कि हमको लगता है कि सन नीचे है, लेकिन यहाँ से आने में लगभग 2 से 3 मिनट समय लगता है, तो सन हमको 2 से 3 मिनट पहले ही मालूम पड़ गया। सनसेट के समय क्या हुआ, देखो हॉरिजॉन के पास है, से नीचे जा रहा है, तभी हमको कहेंगे कि सनराइज या सनसेट हुआ, लेकिन हॉरिजॉन यहाँ पर है, लेकिन अंदर चला जाता है, नीचे की ओर चल जाता है, तो लगभग आपको जो है 2-3 मिनट यहाँ पर है, लेकिन 2-3 मिनट बाद यहाँ पर से यहाँ पहुँचता है, तो इससे हमको 2-3 मिनट के बाद दिखाई देता है। एक टॉपिक लास्ट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, है ना। ट्विंकल 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 ट्विंकल, ट्विंकल खन्ना में नहीं बोल रहा हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल रहा हूँ। तो ट्विंकल ट्विंकल जो लिटिल स्टार पर है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कमाल है ना। क्या होता है कि ब्रेक डांस करते हुए सन, ये देखो अर्थ है, ब्रेक डांस करते हुए ऐसे आ रहा है। अरे भाई ब्रेक डांस को ही तो फ्लक्चुएशन कह रहे हैं। ब्रेक डांस बोले तो कभी ज्यादा लाइट कहीं कम लाइट, कभी ज्यादा लाइट कभी, इसी को तो ट्विंकलिंग कह रहे हैं। कि जब आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की मैं बात कर रहा हूं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये देखिए सन है, ये आपका अर्थ है, तो ब्रेक डांस करते करते आ रही है, तो ब्रेक डांस को ही तो फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, कभी लाइट ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग। ये ट्विंकलिंग हुआ, लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़े पास होते हैं बाबू, तो पास में उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है। स्टार्स काफी दूर है इसलिए ट्विंकल करते हैं, और प्लैनेट आपको पास है तो ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। जो स्टार्स है वो बहुत दूर है तो ब्रेक डांस पता चलता है फ्लक्चुएशन, लेकिन प्लैनेट का में बहुत नजदीक है हम लोग से, अर्थ से बहुत नजदीक है, तो फ्लक्चुएशन पता नहीं चलता, तो प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता, स्टार्स ट्विंकल करता है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर आपका जो है समाप्त करता हूँ, और जाते जाते जरूर बोलेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कुछ नॉलेज ले सके और बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर सकें।